मैं विनय उपाध्याय अपने YouTube चैनल विनय सर केमिस्ट्री क्लासेस पे आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज बेटा जैसा कि मैंने पहले से ही बताया था कि आज आपको सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड वॉल्यूम या सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने आऊँगा। आज मैं कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक लेकर के आया हूँ। पूरी वीडियो में बने रहते हैं, अगर वीडियो को स्किप नहीं करते और लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आई एम श्योर इतना चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको कैटालिस्ट का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। कैटालिस्ट क्या है और कैटालिस्ट किस तरह से वर्क करते हैं, किस किस सिद्धांतों पे काम करते हैं, सारा आपको इस पूरी वीडियो में मिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और हाँ, अभी तक जो चैनल्स पर नए हों वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट उनको मिलती रहे। तो चलिए बेटा सबसे पहले जानते हैं कि कैटालिस्ट है क्या, उत्प्रेरण क्या है। उत्प्रेरण क्या है या उत्प्रेरण की आवश्यकता क्यों पड़ती केमिस्ट्री में, तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन से इसकी शुरुआत करते हैं कि उत्प्रेरण क्या है, कैटालिस्ट या कैटालिसिस क्या है, कैटालिस्ट क्या है, उत्प्रेरक कौन है और उत्प्रेरण क्रिया क्या है, इनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्प्रेरण और उत्प्रेरक ये दो वर्ड हैं। उत्प्रेरक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं और उत्प्रेरण यानी किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब कोई अभिक्रिया कराई जाती है तो ऐसी अभिक्रिया उत्प्रेरण अभिक्रिया कहलाती है, कैटालिसिस रिएक्शन कहलाता है। फिर से देखिए, कैटालिसिस की डिफिनीशन क्या हो गई, उत्प्रेरण की डिफिनीशन क्या हो गई कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वे बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं, अर्थात जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया तेज हो जाती है, उत्प्रेरक कहलाती है। फिर से देख लीजिए, उत्प्रेरक की डिफिनीशन क्या हुई कि वे बाह्य पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को त्वरित कर देते हैं, तेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरण कहलाती है। और ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को तेज करते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो देयर आर टू वर्ड्स, एक कैटालिसिस जिसको मैंने यहां पे बोर्ड पे दे दिया है और दूसरा है कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरण और उत्प्रेरक। पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं और अभिक्रिया कैसी कहलाती है, कैटालिसिस कहलाती है, उत्प्रेरक कहलाती है। तो बेटा उत्प्रेरक जो होते हैं ये जाहिर सी बात है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज करते हैं और अभिक्रिया में इन्वॉल्व तो होते हैं लेकिन ज्यों का त्यों प्राप्त हो जाते हैं, जैसा अभिकारक के साथ रिएक्ट करते हैं और लास्ट में उत्पाद के साथ प्राप्त हो जाते हैं। इनके रासायनिक संगठन में, इनके आकार में, इनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कैटालिस्ट खाली एक माध्यम का काम करके अभिक्रिया को तेज कर देते हैं, अभिक्रिया की गति बढ़ा देते हैं और बाद में स्वच्छंद रूप से अपने प्रारंभिक फॉर्म में प्राप्त हो जाते हैं। कैटालिस्ट फिजिकल स्टेज के आधार पर, भौतिक प्रवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजिनस और दूसरा हेट्रोजिनस। होमोजिनस यानी समांगी उत्प्रेरण और दूसरा हेट्रोजिनस यानी विषमांगी उत्प्रेरण। होमोजेनस उत्प्रेरण क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कैटालिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, होमोजिनस, और दूसरा कौन सा है, हेट्रोजिनस। इसको कहते हैं समांगी और इसको कहते हैं विषमांगी। ये फिजिकल फेज के आधार पर है, भौतिक प्रवस्था के आधार पर है। इसमें क्या होता है, इसमें क्रियाकारक यानी अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, इसीलिए इसको होमोजेनस कहते हैं। और यहां पर क्या होता है, इसमें उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे होमोजेनस का मैंने कहा, सुक्रोज को लेते हैं, उसका जलम यानी सुक्रोज लेते हैं C12H22O11, इसको हमने वाटर डिसॉल्व किया, ठीक है। वाटर डिसॉल्व करने पर क्या हुआ, ये किस फॉर्म में हो गया, किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। और बनता क्या है, C6
H12O6 यानी ग्लूकोज बन जाता है, और C6H12O6 यानी फ्रक्टोज बन जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज हम जब सुक्रोज को लेकर के उसका ठीक है जल अपघटन कराते हैं तो ऐसी दशा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। यह अभिक्रिया विदाउट उत्प्रेरक अगर होती तो बहुत मंद गति से होती है, बहुत मंद गति से होती है, यानी बहुत धीरे धीरे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। लेकिन अगर यहीं पर हम डाइल्यूट H2SO4 ले लें, डाइल्यूट H2SO4 ले लेंगे, तब उस कंडीशन में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बनना तेज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी अभिक्रिया के लिए, इस पूरे जल अपघटन के लिए डाइल्यूट H2SO4 उत्प्रेरक का काम करता है, जो इसकी अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। डाइल्यूट H2SO4 आप जान ही रहे हैं किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्रियाकारक सबस्ट्रेट किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, और H2SO4 भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है। Thus we can say टिप ये कैसे उत्प्रेरक की अभिक्रिया हुई, ये होमोजेनस हुई, क्योंकि इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान प्रवस्था में है। तो आप कह सकते हैं कि होमोजेनस कौन होता है, जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों सेम प्रवस्था में होते हैं। अब दूसरा देखिए, हेट्रोजेनस क्या होता है, आप इसको नोट कर लीजिए होमोजेनस का। हेट्रोजेनस में क्या होगा बेटा, कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक प्रवस्था भिन्न भिन्न होती है, यानी फिजिकल स्टेज इनका भिन्न भिन्न होगा। तो होमोजेनस तो क्लियर हो गया। हेट्रोजेनस क्या होता है बेटा, उसको भी देख लीजिए। आप बहुत चर्चित रिएक्शन हैबर विधि से अमोनिया का संश्लेषण पढ़ते हैं, लिखते हैं N2+3H2 गिव्स, आप यहां पर 450 या 500 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, और ऊपर लिखते हैं Fe, बनता क्या है 2NH3। यहां पर क्या होता है आप देख लीजिए, ये गैसेस फॉर्म में होगा, ये गैसेस फॉर्म में होगा, लेकिन Fe जो है, अगर हम विदाउट Fe रिएक्शन कराते हैं तो हैबर विधि से अमोनिया का संश्लेषण लेस होता है, बहुत कम बनता है। तो ऐसी दशा में अभिक्रिया की गति को तेज करने के लिए, अभिक्रिया को मैक्स करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, Fe ले लेते हैं। Fe जो होता है इस पूरी अभिक्रिया के लिए किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। और ये सारी अभिक्रिया कैसी कहलाती है, उत्प्रेरकी अभिक्रिया कहलाती है, कैटालिस्ट रिएक्शन कहलाता है। और कैसा कैटालिस्ट रिएक्शन कहलाता है, हेट्रोजेनस कहलाता है, बिकॉज यहाँ पे N2 और H2 गैसियस फॉर्म में है और Fe किस फॉर्म में है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक किस फॉर्म में हो, डिफरेंट फॉर्म में हो, यानी उनकी भौतिक प्रवस्थाएं चेंज हो, हेट्रोजेनस कैटालिस्ट रिएक्शन कहलाता है। तो आपके समझ में आ गया कि फिजिकल प्रवस्था के आधार पर, भौतिक प्रवस्था के आधार पर उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। होमोजेनस में क्या होता है, अभिकारक और उत्प्रेरक क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। इसमें क्या होता है, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक प्रवस्था भिन्न भिन्न होती है। दैट्स क्लियर। यानी अब आपसे कोई पूछता है कि उत्प्रेरण क्या है, तो आप उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि उत्प्रेरण यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई बाहरी पदार्थ मिलाने से उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, उसका वेग बढ़ जाता है, तो वे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं, तथा यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्प्रेरकीय अभिक्रिया कहलाती है, और यह घटना उत्प्रेरण कहलाता है। अभी उत्प्रेरण किस सिद्धांत पर काम करता है, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा, उसकी पूरी मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन इतना आपको पता चल गया कि उत्प्रेरक भौतिक प्रवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक हेट्रोजेनस और एक होमोजेनस। अब बात आती है बेटा मैकेनिज्म के आधार पर। मैकेनिज्म के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको जान लीजिए। मैकेनिज्म के आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं।
पहला उत्प्रेरक क्या है? पहला है पॉजिटिव, पहला है पॉजिटिव कैटालिसिस, इसको कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरण। नोट करते चलिए। दूसरा है नेगेटिव कैटालिसिस, इसको कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। तीसरा कौन सा है? ऑटो कैटालिसिस, इसको कहते हैं ऑटो कैटालिसिस यानी स्व उत्प्रेरण। और चौथा बेटा है इंड्यूस्ड कैटालिसिस, इसको कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। तो अभी तक फिर से रिवाइज कर लीजिए। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है। दूसरी चीज बताया कि उत्प्रेरक को कैटालिस्ट कहते हैं, और ठीक है, ये बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में इंक्लूड किए जाते हैं। ये अभिक्रिया में इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन अंत में ज्यों का त्यों प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात इनके रासायनिक संगठन, इनके द्रव्यमान आदि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये केवल अभिक्रिया को तेज करने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है। उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी, और उत्प्रेरण भी दो प्रकार का होता है, यानी ये अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होमोजेनस और दूसरा हेटेरोजेनस। तो इस तरह से होमोजेनस और हेटेरोजेनस को आप जब जानते हैं, तो होमोजेनस में मैंने बताया कि जब क्या होगा, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की प्रवस्था सेम होगी तो होमोजेनस हो जाएगा, और जब उत्प्रेरक और अभिकारक की प्रवस्था कैसी हो जाएगी, डिफर हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, हेटेरोजेनस हो जाएगा। फिर बात आती है मैकेनिज्म के आधार पर। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है ये आगे हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन मैकेनिज्म के आधार पर उत्प्रेरण होते कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, पॉजिटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस और इंड्यूस्ड कैटालिसिस। हिंदी में इसको कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पॉजिटिव कैटालिसिस का मतलब होता है जिन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। यानी जब अभिक्रिया की गति जो है पदार्थ की उपस्थिति के कारण, किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति के कारण बढ़ेगा तो धनात्मक होगा, जब किसी बाह्य पदार्थ की उपस्थिति के कारण घट जाएगा तो ऋणात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। और जब कभी अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं अभिक्रिया के लिए किसका कार्य करने लगे, उत्प्रेरक का काम करने लगे, ये कोई बाह्य पदार्थ नहीं होता है, ये अभिक्रिया में बना हुआ तीसरा पदार्थ यानी उत्पाद ही अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम कर देता है, तो इसे स्व उत्प्रेरण कहते हैं। और जब एक अभिक्रिया अकेले हो जाती है और दूसरी अभिक्रिया नहीं होती, अर्थात एक सक्रिय तथा दूसरा क्या होता है, निष्क्रिय होती है, ऐसी दशा में अगर दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ कराया जाता है तो दोनों अभिक्रिया साथ साथ संपादित हो जाती हैं। तो जो निष्क्रिय रहता है उसके लिए सक्रिय अणु किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, अर्थात एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को प्रेरित करती है करने के लिए, ठीक है, तेज करने के लिए या अभिक्रिया होने के लिए। तो सबसे पहले बात आती है पॉजिटिव कैटालिस्ट की। सिंपल सा उदाहरण, एक उदाहरण मैं बार बार कहता हूं कि हैबर विधि से अमोनिया का संश्लेषण करते हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये होता है, इसमें क्या होता है, Fe उत्प्रेरक रहता है। Fe उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की गति को क्या कर देता है, तेज कर देता है। Fe उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिक्रिया की गति जिसके कारण तेज हो जाती है वो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। अब देखिए बेटा, यहां पर Fe किसका काम किया,
पॉजिटिव कैटालिसिस का काम करता है, क्योंकि Fe की उपस्थिति में अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। दूसरी अभिक्रिया दूसरा सा कैटालिस्ट कौन सा, नेगेटिव कैटालिस्ट। जैसे कि मैंने आपको जब क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था तो वहां पर एक क्वेश्चन मैंने पुट किया था कि क्या कारण है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में मुंह तक भरकर और उसमें कुछ बूंद एथिल अल्कोहल का डाल देते हैं। तो उसका कारण यही है कि क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होकर के फास्फीन नामक यानी COCl2, ठीक है, फास्फीन नामक जहरीली गैस बनाता है। ये जहरीली गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है और क्लोरोफॉर्म में निश्चेतना का गुण इसी जहरीली गैस के कारण होता है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, अगर क्लोरोफॉर्म का संग्रह हम ढंग से नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्लोरोफॉर्म जो हम बनाएंगे वो धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर के अपघटित हो जाएगा और उसमें परिवर्तित हो जाएगा फास्फिन में, और वो हमारे यूज का नहीं रह जाएगा। अतः क्लोरोफॉर्म के अपघटन को रोकने के लिए, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, फास्फिन बनने से रोकने के लिए क्या करते हैं, पहली बात तो उसको सन से दूर रखते हैं, सूर्य के प्रकाश से दूर रखते हैं, इसके लिए उसको रंगीन बोतलों में भर देते हैं। दूसरी चीज क्या, उसको मुंह तक भर देते हैं ताकि उस पात्र में, उस बोतल में ऑक्सीजन उसको प्रचुर मात्रा में ना मिल पाए, जिसके कारण ऑक्सीकरण ना हो पाए। लेकिन कोई भी वैक्यूम होगा या कोई भी बोतल होगा वो विदाउट ऑक्सीजन नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन उसमें उपस्थित ही होगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म फास्फिन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसी समय जब एथेनॉल डाल देंगे तो एथेनॉल किसका कार्य करता है, वो नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। वो फास्फिन के निर्माण को कम कर देता है, जिसके कारण इसका ऑक्सीकरण रुक जाता है और क्लोरोफॉर्म का विघटन रुक जाता है। इस तरह से पूरी अभिक्रिया में एथेनॉल यानी 4CHCl3 ये आपका क्लोरोफॉर्म हुआ, प्लस ऑक्सीजन से क्रिया होगी, उपस्थिति C2H5OH एथेनॉल की रहेगी, बनेगा क्या, COCl2, कितने COCl2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और प्लस H2O, 2H2O हो जाएगा, और 2Cl2 बन जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना हो गया, 6 हो गया, और ये देखिए 4 और 2 6, यानी ये हमारा बैलेंस हो गया इक्वेशन। इस इक्वेशन बैलेंस में मैंने दिखा दिया कि किस तरह से जो है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, फास्फिन बनाता है। और फास्फिन जो होती है एक जहरीली गैस होती है, इसके बनने के लिए, रोकने के लिए, यानी इसके अपघटन को रोकने के लिए हम C2H5OH की कुछ बूंद बोतल के अंदर डाल देते हैं। यानी C2H5 इस अभिक्रिया के लिए एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपको मैकेनिज्म के आधार पर कितने प्रकार के अभी बताया मैंने, 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब जो अभिक्रिया की गति को तेज कर दे, नेगेटिव का मतलब जो अभिक्रिया की गति को क्या कर दे, मंद कर दे। अब बेटा तीसरे टाइप का रिएक्शन हम उत्प्रेरक है ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट होता क्या बेटा, जैसे एथिल एसीटेट है CH3COO-C2H5, ये एथिल एसीटेट है। इस एथिल एसीटेट का जल जब हम जल अपघटन करते हैं H2O की उपस्थिति में, तो बनता क्या है, CH3COOH प्लस C2H5OH बेटा, यानी एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। होता क्या है, शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, अभिक्रिया की दर कम होती है, वेग कम होता है। क्यों अभिक्रिया का वेग कम होता है, क्योंकि यहां पर कोई कैटालिस्ट नहीं है। तो जब कैटालिस्ट नहीं है तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये बहुत धीरे धीरे एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनेगा।
लेकिन जैसे ही कुछ मात्रा में एसिटिक अम्ल बनता है अभिक्रिया तेज हो जाती है और तेज होकर के तेजी से एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनने लगता है। इस पूरी अभिक्रिया के लिए एसिटिक अम्ल किसका काम करती है? ऑटो कैटालिस्ट का। यानी ये ऑटो कैटालिस्ट अभिक्रिया हो जाती है और ये किसका काम करता है? ऑटो कैटालिस्ट का। यानी ये स्व उत्प्रेरण का काम करता, उत्प्रेरक का काम करता है और ये अभिक्रिया स्व उत्प्रेरण कहलाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी तक उत्प्रेरण पॉजिटिव, नेगेटिव और ऑटो क्लियर हो गया। अब बात आती है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट की, प्रेरित उत्प्रेरक की। तो प्रेरित उत्प्रेरक वास्तव में इसमें किसी बाह्य चीज को मिलाने की जरूरत नहीं होती। एक अभिक्रिया विशेष परिस्थिति में किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करने लगता है। एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए प्रेरित करने लगता है, यानी उत्प्रेरक का काम करने लगता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सोडियम सल्फाइड Na2SO3। सोडियम सल्फाइड है, अगर इसका हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते बेटा तो क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और बन जाता है Na2SO4। सोडियम सल्फेट बन जाता है। सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर के सोडियम सल्फेट बना देता है। और यहीं पर अगर हम सोडियम आर्सेनेट ले लेते हैं Na2 आर्सेनाइट Na2AsO3 आर्सेनाइट लेते हैं और इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं बेटा ऑक्सीजन से तो क्या होता है? देयर आर नो रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब बड़ी चक्कर की बात है, ये एक्टिव लग रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, इनएक्टिव लग रहा है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। तब ऐसी कंडीशन में जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ साथ चला देते हैं, यानी Na2SO3 प्लस Na2AsO3, ये एक्टिव पार्ट हुआ, ये इनएक्टिव पार्ट हुआ और इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं O2 से, हाफ O2 यानी 1O2 से जब रिएक्शन कराते हैं तो हो जाता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट Na2AsO4, यानी दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम आर्सेनाइड के लिए, ठीक है, सोडियम आर्सेनाइड के लिए सोडियम सल्फाइड क्या करता है? इंड्यूस्ड प्रेरण का काम करता है, प्रेरित उत्प्रेरक का काम करता है और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? इंड्यूस्ड प्रेरण या इंड्यूस्ड कैटालिसिस कहलाती है। तो इंड्यूस्ड कैटालिसिस का मतलब क्या हुआ? प्रेरित उत्प्रेरण की अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ कराई जाएंगी तो इंड्यूस्ड कैटालिसिस अभिक्रिया कहलाएगी। और इस पदार्थ के लिए यानी Na2AsO3 के लिए Na2SO3 किसका काम करेगा? प्रेरित उत्प्रेरक का काम करेगा। तो इन दिस वे आपने देखा कि हमने उत्प्रेरक के बारे में बता दिया और उत्प्रेरक के साथ साथ हमने आपको बता दिया किसके बारे में? ठीक है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस के बारे में। इसके साथ साथ पॉजिटिव, नेगेटिव और ऑटो और इंड्यूस्ड प्रेरण के बारे में। अब देखिए बेटा, अब तक हमने आपको उत्प्रेरक के प्रकार बता दिए, उत्प्रेरक की परिभाषा बता दी। अब बात आती है उत्प्रेरक कैसे काम करता है, किस तरह से उत्प्रेरक। केमिस्ट्री में जब तक उत्प्रेरक के बारे में जानकारी नहीं थी या उसकी मैकेनिज्म की जानकारी नहीं थी तब तक रसायन विज्ञान थोड़ा सा अनकॉन्सेप्शनल लग रहा था। लेकिन उत्प्रेरकों के आ जाने से या उत्प्रेरकों के बारे में जानकारी पा जाने से और उत्प्रेरकों के मैकेनिज्म जान जाने से हमको अभिक्रिया के बारे में सारी चीजें ज्ञात होने लगी। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मैकेनिज्म, अभिक्रिया या उत्प्रेरक की मैकेनिज्म ये दो सिद्धांतों पर काम करती है। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी। एक सिद्धांत ये है जो होमोजेनस के लिए लागू होती है। होमोजेनस का मतलब ये हुआ
कि जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों सेम प्रवस्था में हो। उसके लिए जो सिद्धांत काम करता है वो है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी, और हेट्रोजिनस के लिए जो सिद्धांत काम करता है वो वास्तव में अधिशोषण सिद्धांत कहलाता है। तो मॉडर्न अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा हम हेट्रोजिनस के बारे में पूरी मैकेनिज्म समझेंगे, और होमोजिनस की मैकेनिज्म किसके आधार पर समझेंगे? इंटरमीडिएट कंपाउंड थियरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी, INTER, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ये थ्योरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस थियरी के अनुसार उत्प्रेरक जब समांगी उत्प्रेरक होगा या उत्प्रेरण अभिक्रिया जब समांगी होगी तो इस थियरी को अडॉप्ट करके प्रोडक्ट बनाती है। वास्तव में इस थियरी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी को क्लाइमेट और डिसॉर्ब्स, क्लाइमेंट्स और डिसॉर्ब्स ने 1806 में प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि जैसे कोई रिएक्शन A प्लस B, दो रिएक्टेंट हैं, दोनों आपस में क्रिया करते हैं और प्रोडक्ट A भी बनाते हैं। बना तो देते हैं वो भी A भी, लेकिन ये प्रोडक्ट बनने में क्या हो जाता है? काफी टाइम टेकिंग होता है, अर्थात ये क्या हो जाता है? स्लो रिएक्शन होता है। यानी A रिएक्टेंट और B रिएक्टेंट जब आपस में क्रिया करते हैं तो A भी प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन देखा क्या गया कि किसी विशेष पदार्थ X की अगर उपस्थिति हो जाती है तो ये कैसा हो जाता है? फास्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन के लिए X किसका काम करता है? वो कैटालिसिस का काम करता है या कैटालिस्ट का काम करता है। अब ये कैटालिस्ट X करता कैसे है कि वास्तव में पहले रिएक्टेंट A, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ, पहला स्टेप कहा जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, INTER, इंटरमीडिएट कंपाउंड। पहला स्टेप ये कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब A और B रिएक्शन किया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ X, तब A भी फास्ट हो गया, और जब X नहीं था तो रिएक्शन कैसा था? स्लो था। तो इसका मतलब ऐसा क्या हुआ? X ने किस तरह से रिएक्शन को ऑर्गेनाइज किया, किस तरह से रिएक्शन को हेड ऑन कराया, किस तरह से रिएक्शन को तेज किया, या किस तरह से रिएक्शन की गति में वृद्धि की, उसको समझने के लिए पहला स्टेप जान लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसे बना कि A ने क्या किया? पहले X से क्रिया किया और बना क्या दिया? AX क्या है? ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब अस्थायी होता है, और थोड़े ही समय में या किसी अन्य अभिकारक, अदर अभिकारक B के अटैक करने पर इससे विलग हो जाता है। यानी सेकेंड स्टेप क्या आ जाता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कैसे प्रोडक्ट बनेगा? जैसे A और X है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इस पर कोई अनदर या अदर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये मान लेते हैं रिएक्टेंट है, ठीक है। इसको जानो बेटा, ये कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट है, और ये कंपाउंड हो गया। इसमें जो है अदर रिएक्टेंट है ये, और ये क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड है। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? A भी बना देगा, और प्लस क्या मुक्त कर देगा? X मुक्त कर देगा। यानी X यहाँ पे कैटालिस्ट था, यहाँ पर देखिए अभिक्रिया के पहले यूज हुआ और अभिक्रिया के अंत में X निकल गया। तो इस तरह से अभिक्रिया जब होमोजेनस उत्प्रेरक की होती है तो यह सिद्धांत क्लेमर्ट और डिसॉर्ब्स का यह सिद्धांत काम करता है, जिसके द्वारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब हम जो दूसरा सिद्धांत हमने लिख दिया है, मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी फॉर हेटेरोजेनस कैटालिस्ट। अगर हम मान लेते हैं
कोई कैटालिस्ट ऐसा मिल गया, कोई ऐसी उत्प्रेरक की अभिक्रिया मिल गई जो विषमांगी है। विषमांगी का मतलब जैसे ए और प्लस बी, स्टैंड ए बी बनाता है, ठीक है। अभिक्रिया स्लो होगी, ठीक है, स्लो होगी। लेकिन अगर ए प्लस बी, मान लेते हैं ये गैसियस स्टेज में है, ये भी गैसियस स्टेज में है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, अगर हम किसी उत्प्रेरक S को ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, ए बी, अब अभिक्रिया क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ये अधिशोषण सिद्धांत है, इसमें ये गैसियस है, ये गैसियस है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड है। इसका मतलब ये हेट्रोजीनस अभिक्रिया होगी। तो हेट्रोजीनस अभिक्रिया जब होगी तब वो इंटरमीडिएट कंपाउंड अभिक्रिया नहीं होगी, फॉर्मेशन अभिक्रिया नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, हेट्रोजीनस एडजॉर्प्शन थियरी को अडॉप्ट करेगी। इसमें होता क्या है कि जब ए और बी, ठीक है, या फिर कह दीजिए कि ए और बी जब रिएक्शन करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी कैटालिस्ट, ए भी फास्ट रिएक्शन दे देता है। होता क्या है बेटा कि ए या फर्स्ट रिएक्शन, इसमें ये भी 2 चरणों में पूरा होता है। फर्स्ट रिएक्शन को आप इस तरह से जान सकते हैं, इसको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और दूसरी विधि क्या कहलाती है, दूसरा स्टेप क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। बस ये 2 स्टेप इसमें भी होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि जैसे ए और बी है बेटा, ये किसी उत्प्रेरक S से रिएक्शन करेगा, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, A डॉट डॉट B डॉट डॉट S, यहां पर इसको क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक जटिल बनाता है, इसको कहते हैं, ठीक है, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होता है। और ये कॉम्प्लेक्स क्या कर देता है, यहां पर खुद आकर के उत्प्रेरक के साथ ये जुड़ जाता है, और इसके बाद थोड़ी देर में ये अस्थायी होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, फिर टूट जाता है, ठीक है, और टूट करके क्या बनाता है, ए बी प्रोडक्ट बना देता है और S मुक्त हो जाता है। समझ में आई बात। लेकिन यहां पर 2 अभिक्रियाएं होती हैं। एक अभिक्रिया क्या होती है, अधिशोषण होती है, एडजॉर्प्शन कहलाती है, और दूसरी जो होती है विशोषण कहलाती है। यानी इस पे क्या होता है, क्रियाकारक या रिएक्टेंट क्या करते हैं, आकर के बैठते हैं और बैठ करके चिपक करके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसपे से निकल जाते हैं। तो किसी भी, हमने बताया कि किसी भी पृष्ठ पर आकर के अणुओं का बैठना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, और उससे अणुओं का निकलना विशोषण कहलाता है, रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ये दोनों प्रोसेस, यहां पर अधिशोषण होगा, यहां विशोषण होगा। अधिशोषण के द्वारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और विशेषण के द्वारा क्या हो जाएगा, यानी इससे अणु निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, उत्पाद का निर्माण बनेगा। वास्तव में ये उत्प्रेरक करते क्या है, ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक लो एक्टिवेशन एनर्जी पथ का मेंटेन करते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। जैसे हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, कोर्स ऑफ रिएक्शन, और ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है, एनर्जी के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, ठीक है, तो हम देखते क्या है कि यहां से अगर हम किसी उत्प्रेरक को नहीं लेते बेटा, तो किसी उत्प्रेरक को ना लेने पर हमको
जो उत्पाद प्राप्त होता है बहुत स्लो रेट से प्राप्त होता है। ये हमारा ये हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। ये वाली एनर्जी बेटा, ये लेवल, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। ये यहां से यहां तक जो एनर्जी होती है इसे ये कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। होता क्या है, अभिकारक को हम ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं। अभिकारक क्या करता है, एनर्जी अडॉप्ट करता है और एनर्जी बैरियर यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी को बहुत रेयरली पार कर पाता है, जिसके कारण बहुत कम प्रोडक्ट बनता है। और ये क्या करता है, जब हम किसी उसको ले लेते हैं, यहां पर जो बनेगा वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, वो विदाउट कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कॉम्प्लेक्स यहां भी बनेगा बेटा, लेकिन इसमें क्या होगा, कोई कैटलिस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी कैटलिस्ट को ले लेते हैं तो ऐसी दशा में अगर कैटलिस्ट ले लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां थी वो यहां आ गई, अर्थात आसानी से अणु क्या करते हैं, ठीक है, एनर्जी बैरियर को फांद करके तेजी से प्रोडक्ट देना शुरू कर देते हैं। यानी ये इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कौन, ये उत्प्रेरक, जिसके कारण क्या हो जाता है, EA' का मान कम हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक करता कैसे है। उत्प्रेरक को समझ लीजिए कि मैकेनिज्म में उत्प्रेरक क्या करता है कि ये इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एक न्यूनतम पद को अडॉप्ट कराता है, जिसके कारण मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाता है। इस तरह से उत्प्रेरक अपनी जो है क्रिया को परफॉर्म करते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक कमेंट करिए, ताकि हम उससे संबंधित अगर कोई चैप्टर छूट भी रहा है उस पर रिलेटेड तो हम उस पर और वीडियो आपको अपलोड करते हैं।